रेत और तांबे का इस्तेमाल करने वाले टूल्स के फीड करने के कुछ खास निशान नहीं दिख रहे। ये लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। और जब मैं लेटेक्स ला रहा हूं जो उन्होंने पेट्री म्यूजियम में कोर में लगाया है, तो हमें कुछ बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। धारियां बहुत स्पष्ट हैं और काफी गहरी हैं। गहरे राज डिटेल में ही पता चलते हैं और इस खास आर्टिफैक्ट की डिटेल्स को ही मैं वो सुराग मानता हूं जिसके कारण हम प्राचीन मिस्रवासियों को उस लेवल की टेक्नोलॉजी का क्रेडिट दे सकते हैं। अपनी खोज से प्रेरित होकर क्रिस डन ने अपने सटीक उपकरणों का उपयोग करके और भी कई प्रयोग किए। तो आप देख सकते हैं, ये एक इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट है और शायद 1 इंच के 2000वें भाग तक ये महीन है, यानी इंसान के बाल के 10वें हिस्से के बराबर। जब मैं सेरापीएम के अंदर गया तो सच में ताज्जुब में पड़ गया और मैंने ये गेजेस वहां की सतह पर रखे और देखा वो उसमें थे जिसे मैं इन पर्टिकुलर गेजेस की टॉलरेंस मानता हूं। अगर आप इस ब्लेड की धार के नीचे कागज का टुकड़ा रखें, बस कागज का ही टुकड़ा आपको वहां रखना है, आप देखेंगे कि इसमें से लाइट छन के जा रही है और इसीलिए ग्रेनाइट बॉक्सेस के अंदर प्रिसिशन मैं कहूंगा आराम से 1 इंच के लगभग 2000 भाग से भी कम ही होगा, क्योंकि ये टॉलरेंस इत्तेफाक से नहीं आ सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। इजिप्ट जाना और 2000 साल पुराने किसी ढांचे में बिल्कुल वैसी ही प्रिसिशन देखना शानदार एक्सपीरियंस रहा। मुझे अच्छा लगा, ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता। मैंने इजिप्ट में ग्रेनाइट पर कार्विंग्स के सबूत देखे हैं और उन्होंने वो कार्विंग्स क्वार्ट्ज के छोटे टुकड़ों से की। मैं सोचता हूँ उससे पत्थर पर स्क्रैच भी तो लग सकते थे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर उन्होंने कितना सारा काम किया। अब हम तो यहाँ सिर्फ बैठ के बात कर रहे हैं, पर उस तरह का काम करने में कितने साल खर्च हुए होंगे। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्टोन उन्होंने किसी असली स्टोन कटर से काटा है और जब आप इसे देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होता। आप इसे ऐसे समझिए, मेरा कोई क्लाइंट मुझे ये बनाने को कहता है, पर मैं कितने भी पैसे के लिए ये नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी नकल करने में मेरी पूरी जिंदगी चली जाएगी। लेकिन सिर्फ सटीक कटे हुए पत्थर के स्मारक ही मध्य पूर्वी के सबसे बड़े रहस्य नहीं हैं। इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों ने इजिप्ट से इजरायलियों के पलायन की बाइबल की कहानी की भी जांच की है। वे रेगिस्तान में 40 साल तक कैसे जीवित रहे? क्या उनके पास असाधारण क्षमताओं वाली जटिल मशीनें थी जिनका उपयोग निर्माण के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के जीवित रहने के लिए किया जा सकता हो? हिब्रू बाइबल में द बुक ऑफ एक्सोडस में वर्णित है कि कैसे यहूदी लोगों को इजिप्ट में गुलाम बनकर दुख झेलने पड़े। फिर 14वीं शताब्दी के आसपास उस समय के फैरो को उनकी बढ़ती संख्या से खतरा नजर आने लगा और उन्होंने इजिप्ट में रहने वाले सभी यहूदियों की पहली संतानों को मारने का आदेश दिया। तब अपने बेटे को बचाने के प्रयास में एक मां ने अपने बच्चे को छोटी टोकरी में सुलाकर नील नदी के बहाव में छोड़ दिया। वो बच्चा फैरो के परिवार को ही मिल गया। उन्होंने उसका नाम मूसा रखा और अपने बच्चे की तरह पाला। वयस्क होने पर मूसा को अपनी पहचान के बारे में मालूम चला। तब उन्होंने फैरो से सभी यहूदियों को आजाद करने की मांग की। जब फैरो ने मना कर दिया तो मूसा ने सभी यहूदियों को इजिप्ट से भाग निकलने में मदद की। इतिहासकारों का मानना है कि मूसा और उनके साथियों ने लाल सागर पार किया और सिनाई रेगिस्तान की ओर बढ़े। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने यहूदियों की मूर्ति पूजा से नाराज होकर उन्हें इजराइल में प्रवेश देने से पहले बिना किसी उद्देश्य के
40 साल तक रेगिस्तान में भटकने की सजा दी। बाइबल के अनुसार उस समय के दौरान इजरायली केवल एक ही भोजन पर जिंदा रहे, वो था मैना। पर ये मैना क्या था? ईश्वर का दिया हुआ प्राकृतिक रूप से पोषक भोजन था, या कुछ लोगों का मानना है कि कुछ बहुत ही अलग चीज थी। बाइबल में बताया गया है कि इजरायली मिस्र से, जहां पर वो गुलाम थे, वहां से वो सब प्रॉमिस्ड लैंड में कैसे पहुंचे। उन्हें वहां पर साइनाई रेगिस्तान को पार करना पड़ा था, और जाहिर है कि वो बहुत सारे इजरायली थे और वहां पर उपज काफी कम थी क्योंकि वो पूरा रेगिस्तान था और उनके पास सप्लाई की भी कमी थी। तो उसी वक्त ईश्वर ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और स्वर्ग से माना भेजा। इसने कुछ प्रकार के बीजों का रूप ले लिया जो कि पूरे रेगिस्तान में बरस गए, और फिर अगले दिन इजरायलियों ने उन्हें इकट्ठा करके उनका भोजन किया। ऐसा रोज एक बार होता, सिवाय शुक्रवार के। शुक्रवार को 2 बार गिरता था क्योंकि शनिवार को सैबत होने के कारण नहीं गिरता था। हालांकि हिब्रू बाइबल में मैना का स्पष्ट वर्णन नहीं है, पर एक और प्राचीन यहूदी ग्रंथ में इसके बारे में कुछ सुराग मिलते हैं। जोहार टोरा की आध्यात्मिक टिप्पणियों और व्याख्याओं का एक संग्रह है और 13वीं शताब्दी में लिखी गई रहस्यमय कबाला मान्यता का केंद्र है। जोहार उस चीज एंशिएंट ऑफ डेज का वर्णन करता है जिसे मैना प्रदान करने वाला बताया गया। पर आखिर ये एंशिएंट ऑफ डेज क्या था? कोई इंसान, ईश्वर या कुछ और? इस वर्णन में अलग आकारों के दिमाग और अलग अलग आकार के चेहरों पर बात की गई है। वो अलग अलग ट्यूब्स और लाइट सोर्सेस से कनेक्ट किए गए थे। थियोलॉजियंस का मानना था कि ये ईश्वर का वर्णन है। हालांकि अगर इसे मॉडर्न नजरिए से देखा जाए तो जोहार में जो बताया गया था वो ईश्वर जैसा कुछ ना होकर वो एक अलग तरह की मशीन थी। जानकारी से प्रेरित होकर 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉर्ज सैसून और रॉडनी डेल ने एंशिएंट ऑफ डेज के संरचनात्मक विवरण का उपयोग करके एक मशीन डिजाइन की जिसे उन्होंने मैना मशीन कहा। ये माना मशीन का असल डायग्राम है जो हमने टेक्स्ट को पढ़ कर बनाई है। जैसे कि ये यहाँ ये इसका मुंह है, पर असल में ये एयर इनटेक है जिसे टेक्स्ट में प्राण वायु बताया गया है। हवा इस ट्यूब से ऊपर जाती है, इसे एंशिएंट का मस्तिष्क बताया गया है, पर ये असल में डू स्टिल है। तो ये ग्रेड सी है और ये दाढ़ी के बाल हैं और ऐसे ही बाकी सब हैं। इस तरह हमने रिलेटिव पोजीशंस देखकर मशीन के स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिए और मालूम चला कि ये कुछ ऐसा है जो जैव रासायनिक रूप से काम करता है। ये मशीन सुबह की नम हवा को अंदर लेती है और उसे इस प्लेक्सी ग्लास डोम जैसे दिखने वाले हिस्से में कंडेंस करती है। यहाँ वो एल्जे कल्चर से मिक्स होती है। एल्जे किसी एनर्जी के साथ स्ट्रॉन्ग लेजर लाइट से ट्रीट की जाती है ताकि उनकी ग्रोथ बढ़े। जाहिर है एल्गी को विकसित होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, जो कि हमारा मानना है कि एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस की जाती थी जिससे गर्मी और रोशनी दोनों निकलती थी। मैना मशीन बहुत ही खतरनाक डिवाइस था। हमें लगता है कि मशीन को पावर देने वाला रिएक्टर आर्क ऑफ द कवेनेंट में भेज दिया गया। बाइबल में कई बार इसका रेफरेंस आता है कि जो कोई भी आर्क ऑफ द कवेनेंट के पास जाता और उसे ऑपरेट करना नहीं जानता था, उसकी मौत हो जाती थी। और कई बार लोगों का आर्क से सामना होने के बाद उनके नाखून और बाल गिरने लगते। तो ये किसी तरह की रेडिएशन पॉइजनिंग के सबूत हैं जिसके आर्क ऑफ द कवेनेंट से सीधा संबंध था। और इस तरह आर्क ऑफ द कवेनेंट में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिवाइस थी जो इजरायलियों को 40 साल रेगिस्तान में भटकने के दौरान दी गई थी।
ऐसा माना जाता है कि मैना मशीन भोजन के स्रोत के रूप में एक बेहद पौष्टिक शैवाल या क्लोरेला की सप्लाई करती थी। पर एक और भी थियरी है जो आधुनिक विज्ञान को सपोर्ट करती है। हमने देखा कि स्पेस ट्रैवल में ये किया जा चुका है, जब ग्रीन एल्गी क्लोरेला को टैंक्स में उगाया जाता है और बंद वातावरण में रहने वाले लोगों को वो खिलाई जाती है, इससे वो सर्वाइव कर पाते हैं। 1960s और 1970s में नासा के किए गए अध्ययन बताते हैं कि लंबे समय तक सिर्फ क्लोरेला शैवाल खाने से इंसान का जीवन विस्तृत अवधि तक बनाए रखा जा सकता है। अगर अंतरिक्ष यात्री इस शैवाल पर जीवित रह सकते हैं तो इजरायलियों ने भी शायद ऐसा ही किया होगा। मैना मशीन एक सेंसिटिव डिवाइस था। ठीक से काम करते रहने के लिए इसे हफ्ते में एक बार खोलकर साफ करना जरूरी था। उस दिन इस मशीन को पूरा खोलकर साफ करना था, तो हो सकता है जो आज हमारा सबैथ होता है वो तब मशीन की सफाई का दिन होता हो। एक थियरी जो हम रख सकते हैं वो ये है कि हालांकि वो लोग इस मशीन को मेंटेन करना और इससे माना प्रोड्यूस करना अच्छे से जानते थे, पर एक समय आया होगा जब उसने काम करना बंद कर दिया होगा, तब उन्हें रेगिस्तान से बाहर आना पड़ा होगा। पर अगर इजरायली जीवित रहने के लिए मैना मशीन पर निर्भर थे तो वो उन्हें मिली कहां से? कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने जाने से पहले इजिप्ट के लोगों से उसे चुराया था। कुछ दूसरे लोग मानते हैं कि उन्हें दूसरी दुनिया के लोगों ने इंसानियत के नाते वो भेंट की थी ताकि वो लोग रेगिस्तान में भूखे मरने से बच जाएं। कारण कुछ भी रहा हो, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट की तरह इसका जवाब भी इतिहास में दफन हो चुका है। आज वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक प्रोसेस तैयार किया है जिसमें सोलर एनर्जी, पानी और क्लोरेला शैवाल के इस्तेमाल से प्रोटीन से भरपूर पदार्थ का उत्पादन होता है। क्या ये हजारों साल पुरानी एलियनों की तकनीक का ही दोहराव है? उन्होंने एक मशीन बनाई है, एल्गी कल्चर पर आधारित एक मशीन जो एक तरह का सुपर फूड प्रोड्यूस करती है, और इसमें हमें जोहार में बताई गई तकनीक जैसी ही समानता मिलती है। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि मशीन आई कहां से, और मुझे लगता है कि इसके दो जवाब हैं। या तो इसे पृथ्वी पर बनाया गया था, पर ये ऐसी थियरी है जिसे मैं नहीं मान सकता। बेशक दूसरा जवाब है कि बाहरी अंतरिक्ष से कहीं से आई होगी। अब कल्पना के लिए पूरा आकाश खुल जाता है, लेकिन बेशक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये वास्तव में ऐसा फूड बनाती है जो कि एक अंतरिक्ष यान में इस्तेमाल होता है। अगर प्राचीन संसार में मैना मशीनें थीं, विशालकाय आरियां थीं और उन्नत विमान थे, तो इन सभी तकनीकों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या था? हो सकता है इसका जवाब भी सामने ही छुपा हो। दुनिया में मौजूद सभी प्राचीन संरचनाओं में से गीजा के ग्रेट पिरामिड से रहस्यमयी और टिकाऊ शायद ही कुछ और हो। 471 फीट की ऊंचाई के साथ ग्रेट पिरामिड 1889 में आईफिल टावर के पूरा होने तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। लेकिन जहां बाकी पिरामिडों और मंदिरों की दीवारें चित्रलिपि से भरी हैं जो उनके उद्देश्य का वर्णन करती है, ग्रेट पिरामिड में कहीं एक निशान भी नहीं है। इसका उद्देश्य क्या था, इसे क्यों बनाया गया था और इसके अंदर कौन से रहस्य छिपे हैं? इस पिरामिड के इंटीरियर डिजाइन को कोई नहीं समझ पाया है। हमारे लॉजिक में तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसमें संकरी टनल्स हैं जिनमें रेंग कर चलना पड़ता है, विशाल गैलरीज हैं जो कि 9 मीटर ऊंची हैं, और इनके अलावा चेम्बर्स हैं जिनमें ग्रेनाइट लगा हुआ है, जबकि इस इलाके में ग्रेनाइट नहीं मिलता। इस ग्रेनाइट को 1000 किलोमीटर दूर नावों से ढोकर लाना पड़ा होगा। ये एक एनोनिमस साइट है, ना एक भी इंस्क्रिप्शन है, ना एक भी ड्राइंग है। इस साइट में कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि वो मंदिर था और ध्यान की जगह थी जिसे किंग्स चेम्बर कहा जाता था।
लोग वहाँ ध्यान करते थे। ऐसे लोगों की भी कहानियां हैं जो पिरामिड के अंदर गए और उन्हें काफी बुरे एक्सपीरियंसेस हुए। उन्हें लगा कि वहाँ शायद भूत है। इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि पिरामिड मरे हुए फैरो को दफनाने के लिए बनाए गए थे, पर इस मान्य दृष्टिकोण के साथ समस्या ये है कि इस पिरामिड के अंदर एक भी मृत फैरो का शरीर नहीं मिला। और गजब की बात तो यह है कि पिरामिड पूरी तरह से सील होते हैं, यानी कि एक भी कब्र चोर इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मृत शरीर को छुपाने के लिए था। तो इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों? क्योंकि मीलों दूर से तो सिर्फ पिरामिड ही दिखाई देता है। और आज भी इस मॉडर्न एज में जब हमारे पास इतना ज्यादा नॉलेज है तो हमें पिरामिड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता। इंजीनियरिंग विशेषज्ञ क्रिस्टोफर डन 1970 के दशक की शुरुआत से ही ग्रेट पिरामिड के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक व्यक्तिगत खोज पर हैं। उनके अनुसार इस मेगा स्मारक के डिजाइन और निर्माण में विशिष्ट सुराग हैं जो ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि इसे क्यों बनाया गया था। जब आप ग्रेट पिरामिड को देखते हैं और उस संस्कृति को देखते हैं जिसने इसे बनाया है, वो सच में बहुत कमाल के इंजीनियर्स थे। आज के बहुत से इंजीनियर्स कहते हैं कि हम दूसरा ग्रेट पिरामिड नहीं बना सकते, और उन्होंने 4500 साल पहले बनाया था, और वो भी मशीन की सटीकता के साथ। जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया और मैंने फंक्शनैलिटी की नज़र से ग्रेट पिरामिड की जांच की, तो देखा कि इसे मशीन की तरह बहुत ही सटीकता से बनाया गया है, बल्कि ये खुद ही एक मशीन की तरह है। ग्रेट पिरामिड के आंतरिक डिजाइन में किंग्स चेंबर और निचले क्वींस चेंबर से निकलने वाले 4 झुके हुए एयर शाफ्ट हैं। ग्रेट पिरामिड की तरह ही उनकी उपस्थिति और उद्देश्य को भी समझाया नहीं जा सकता। शाफ्ट को इस तरह बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। ये पूरे घर की चौड़ाई जितनी झुकी हुई चिमनी बनाने जैसा है। एक इंजीनियर के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। 2002 में इंजीनियरों और इजिप्ट के वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्वींस चेंबर से जुड़े एयर शाफ्ट में एक छोटा सा रोबोट भेजा। 65 मीटर के बाद एक पत्थर के दरवाजे ने उसका रास्ता रोक दिया। उस दरवाजे में एक छेद किया गया। दूसरी तरफ एक छोटा कमरा था जिसमें एक और दरवाजा था जो शाफ्ट को और आगे ले जाता था। उस दरवाजे की खोज के बाद से दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कोई भी इंजीनियर इन शाफ्ट्स के मकसद को बिल्कुल भी नहीं समझा पाया। क्या ये शाफ्ट कभी खुली थी? और अगर थी तो इनका उपयोग किस में किया जाता था? क्वींस चेंबर में जाने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं ने पाया कि दीवारों पर नमक की परत चढ़ी हुई थी। ये बात मेरी थ्योरी से जुड़ी जिसे मैंने डेवलप किया था, और इधर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन एक शाफ्ट से आ रहा था, और हाइड्रेटेड जिंक दूसरे शाफ्ट से आ रहा है, और जब वो क्वींस चेंबर में मिले तो उससे हाइड्रोजन बन। हाइड्रोजन ये ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों में से एक है। 19वीं सदी के मध्य में हाइड्रोजन गैस ही थी जिसने आधुनिक मानव के शुरुआती हवाई जहाजों को, जिन्हें जेपलिन्स कहा जाता था, आकाश में उड़ाने में मदद की। आज इसका उपयोग रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। और अगर हजारों साल पहले ग्रेट पिरामिड वास्तव में हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहा था, तो शायद ये मनुष्य को ज्ञात सबसे पुराने पावर प्लांट्स में से एक होगा। गीजा पावर प्लांट थियरी खास तौर पर ग्रेट पिरामिड के माध्यम से धरती की ऊर्जा लेना और उस ऊर्जा को माइक्रोवेव ऊर्जा में बदलना है। तो क्वींस चेंबर में केमिकल्स शाफ्ट से होते हुए बाहर आते थे और फिर वो कंबाइन होकर मिक्स होते और हाइड्रोजन निकलती। हाइड्रोजन हवा से हल्की होने के कारण सभी अपर चेंबर्स भरने लगती। फिर धरती से निकली एनर्जी पूरे पिरामिड को वाइब्रेट करती और ये वाइब्रेशंस ग्रैंड गैलरी में पकड़े जाते। तो मैं जानता हूं कि ग्रैंड गैलरी रेजोनेटर हॉल था और स्लॉट्स के 27 पैर जो गैलरी की लंबाई से बने हुए हैं और उनमें वर्टिकली रेजोनेटर्स लगे होते हैं। क्रिस्टोफर डन की थ्योरी के हिसाब से रेजोनेट करती गैलरीज के साथ
पिरामिड के किसी एक शाफ्ट से माइक्रोवेव एनर्जी निकलनी शुरू होती और एक बार आपने पावर प्लांट शुरू कर दिया तो ये सालों, दशकों, यहाँ तक कि शताब्दियों तक बिना रुके माइक्रोवेव एनर्जी छोड़ता रहता था और ये उपयोग में लाने लायक एनर्जी थी जिसे पकड़ा जा सकता था। अब हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यहाँ से कहाँ जाती होगी। हो सकता है कहीं आसपास इकट्ठी हो जाती हो या सीधे अंतरिक्ष में जाती हो, हमें नहीं पता, ये अभी रहस्य है। लेकिन अगर ग्रेट पिरामिड वास्तव में ऊर्जा पैदा करने वाला पावर प्लांट था, तो क्या वो अकेले ऐसा कर रहा था या वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? क्या कोई ऐसा सुराग है जो हमें बता सकते हैं कि उतनी सारी ऊर्जा किस काम में ली जा रही थी? शायद 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आविष्कारक थे साइबेरियन अमेरिकन वैज्ञानिक निकोला टेस्ला। ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर उनके पेटेंट ने कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री स्थापित करने में मदद की। उन्होंने रोबोटिक्स, रेडार और कंप्यूटर विज्ञान में भी योगदान दिया। वैसा तो टेस्ला को खूब सारी वैज्ञानिक प्रगति के लिए श्रेय दिया जा सकता है, पर एक आइडिया पीछे रह गया था। वो था वायरलेस इलेक्ट्रिकल ग्रिड बनाने का उनका प्रयास। टेस्ला का प्रोजेक्ट उन टावर्स को पूरे अमेरिका और पूरे विश्व में लगाना था और वो बिल्कुल टेलीविजन स्टेशन की तरह बिजली ब्रॉडकास्ट करते। हर जगह बिजली की लाइनें लगाने की बजाय आप बस हवा के जरिए या फिर जमीन के जरिए एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। टेस्ला के युग में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के लिए इस उपकरण के कई प्रदर्शन हुए थे और हम जानते हैं कि इस डिवाइस ने काम किया था। ऐसा लगता है कि वे इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए जमीन या हवा की कंडक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे भी अगर आप हवा में काफी मात्रा में वोल्टेज डालते हैं तो आपको इसके आर पार एक आंख दिखाई देगा। आप इसी चीज को एक फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब में भी देख पाते हैं। जमीन में पानी, मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं जो आयंस को साथ ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान होता है। लेकिन जहां टेस्ला के पावर टावर सैद्धांतिक रूप से लोकप्रिय साबित हुए, वहीं प्रोजेक्ट वित्तीय विफलता में खत्म हो गया। लेकिन क्या टेस्ला का वायरलेस बिजली का विचार एक प्राचीन तकनीक की ही दूसरी खोज हो सकता था? टेस्ला असल में क्या कर रहे थे? मेरा मानना है कि वो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राचीन शक्ति प्रणाली को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इसे ऑबेलिस्क की मदद से किया। ऑबेलिस्क पत्थर के रूप में ग्रेनाइट टावर्स हैं जो क्रिस्टल का एक सॉलिड पीस है। ऑबेलिस्क को स्पेशल साइजेस में काट दिया गया और ट्यूनिंग फोक की तरह ट्यून किया गया। क्या ये प्राचीन ब्रॉडकास्ट टावर्स असल में एटमॉस्फेयर में बिजली भेज सकते थे? और अगर हां, तो बिजली बनी कैसे? इनमें से हर एक ऑबेलिस्क को किसी ना किसी तरह के पावर स्टेशन को जनरेट करने की जरूरत होगी, जैसा कि आज होता है। मैग्नेटिक फील्ड को घुमाकर बिजली बनाई जाती है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एसी पावर बनाता है। पहला पावर स्टेशन निकोला टेस्ला ने नायग्रा फॉल्स में बनाया था। आपके पास किसी भी तरह की शक्ति होनी चाहिए जो घूमने वाले क्षेत्रों को घुमा रही हो, और इस मामले में पानी होगा। तो हर ऑबेलिस्क के पास नायग्रा फॉल्स की तरह एक पावर स्टेशन होना चाहिए था। ये शक्ति पैदा कर रहा है, लेकिन ऑबेलिस्क ही इसे काम में लेने लायक बनाने के लिए वातावरण में शक्ति डाल रहे हैं। ये क्रिस्टोफर डन के गीजा पावर प्लांट के सिद्धांत जैसा है, क्योंकि उनका मानना है कि ग्रेट पिरामिड असल में एक सैटेलाइट को माइक्रोवेव बीम भेज रहा था, जो कि ग्रह के ऑर्बिट में था। वो सैटेलाइट तब माइक्रोवेव से शक्ति लेकर
फिर इसे पृथ्वी पर किसी भी दूसरी लोकेशन पर छोड़ सकता है, जैसे ईस्टर आइलैंड जैसे किसी सुदूर इलाके पर या कहीं और। प्राचीन उड़ने वाली मशीनों के कुछ विवरणों में से ये हो सकता है कि किसी प्रकार की पावर बीमिंग को इस्तेमाल किया गया होगा, और बहुत सी योजनाओं के लिए ये बहुत मायने रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पावर बीमिंग स्टेशन को मदरशिप की कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। आप व्हीकल को केवल ऊर्जा दे रहे हैं जो इसे एब्जॉर्ब करके प्रोपल्शन थ्रस्ट में बदल देती है। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस है, क्योंकि आप एनर्जी सिस्टम और पावर सिस्टम को व्हीकल से हटाकर कहीं और रिमोटली स्थापित कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पावर टूल्स, मेगा मशीनरी और स्वर्ग का पता लगाने की क्षमता। क्या ये टेक्नोलॉजीज पिछली कुछ शताब्दियों से हैं, या वो प्राचीन मूल के हैं जिन्हें हाल ही में फिर से खोजा गया है? क्या हमारे पूर्वज इन अविश्वसनीय उपलब्धियों के लिए सक्षम थे, या हो सकता है कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए हों, इस दुनिया से बहुत दूर? सिविलाइजेशंस बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी, हम उनको श्रेय देते हैं, और सच में वो हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। मुझे लगता है काम के पैमाने को देखते हुए हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। हम जिन स्मारकों को देख रहे हैं उन्हें बनाने में शायद 1 सदी लग गई होगी। आज भी हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर सोचना बहुत मुश्किल लगता है। इससे दिमाग चकराता है। उन कलाकृतियों को देखने और उस समय में पहुंचने के बाद लगता है उन्होंने ये कैसे किया होगा। हम एक तरह से ढक्कन को थोड़ा सा खोलकर उसके अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतिहास में क्या हुआ था। ये एक बहुत ही साइंटिफिक सवाल है, और आपको इसे लगातार खुद से पूछते रहना चाहिए कि क्या अतीत में एलियंस यहाँ आए थे, और इसका जवाब हाँ हो सकता है। इन सब चीजों को पत्थर पर बनाया गया, उसके पीछे एक खास कारण था, ताकि ये बने रहें आगे की पीढ़ी के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इन स्मारकों पर आकर रुके और इनके बारे में जाने। हम वो समाज हैं जो इन प्राचीन स्मारकों को देख सकते हैं और आखिर में ये पहचान सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए एक मैसेज के तौर पर बनाई गई थी, ये देखने के लिए कि स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है हमारा अतीत उससे काफी अलग है।